हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2023 और इसके साथ ही साथ करंट टाइम में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से 500 क्वेश्चन की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसका आज ये पार्ट 20 है। और ये जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे वो 2022 के क्वेश्चन हैं जो कि मल्टीपल शिफ्ट में हुए हैं। इसके साथ ही साथ कल जो आपको वीडियो नहीं मिल पाया उसके लिए हृदय से मैं क्षमा आप सभी से चाहता हूं। मैंने कोशिश की बनाने की वीडियो, लेकिन उसमें कई सारे कंटेंट जो है टाइपिंग में तैयार नहीं थे, जिसके कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं आप सभी से। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि कंटिन्यूअस आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज जो है मिलती रहे, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में आसानी हो। अब यहाँ पर जितने भी हम क्वेश्चन को कवर करेंगे विद डिटेल्स के साथ, यानी कि जो भी उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको भी मैं बताऊंगा, लेकिन सारे क्वेश्चन का जवाब आपको खुद से भी देने का प्रयास करना है। यानी जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखाई देता है वैसे ही आपको वीडियो को पॉज करना है और अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि पेपर 1 में आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको क्या करना चाहिए। कंटेंट को तो पढ़ना ही चाहिए जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है 2020 से लेकर 2022 के बीच में, हो सके तो आप पीछे भी जा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन 2020 से लेकर 22 के बीच में जो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे अगर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं पेपर 1 में बेहतरीन स्कोर आपका हो तो इसको आप जरूर करिएगा, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, क्वेश्चन के जो है आंसर भी बताने का प्रयास करिएगा और लास्ट में जो भी डाउट आपके होंगे कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पर शो हो रहा होगा और ये है क्वेश्चन नंबर 281, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने 280 तक कवर किया था, जो कि 500 क्वेश्चन की सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपका आईसीटी वाले यूनिट से यहाँ पर पूछा गया है। अब जैसे कि क्वेश्चन आपको दिखाई दे दिया तो आप तुरंत आंसर देने का प्रयास करिए, मतलब वीडियो को पॉज करिए और समझिए क्या पूछा जा रहा है और क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकीय पैकेज है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के सांख्यिकीय स्टैटिस्टिकल जो है पैकेज के बारे में दिया गया है और ये शॉर्ट में दिया गया है आपका SPSS, फिर B दिया गया है SAS, फिर उसके बाद से ANOVA, फिर उसके बाद से D दिया गया है यहाँ पर STATA और फिर उसके बाद से एक E यहाँ पर ऑप्शन और हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है आपका R दिया गया है, ठीक है, ये टाइप में यहाँ पर मिस्टेक हो गया तो ये एक R हो जाएगा। इसी क्रम में जो है आपका E भी आएगा, ABCDE, तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा, E में R दिया गया है। तो नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना क्या करना है, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। ऐसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी राइट आंसर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर C, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ABD यहाँ पर सही हो जाएगा, AB और उसके बाद से D और E जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं हो पाया, मैं लिख दे रहा हूँ जैसे कि लिख के मैंने बताया, ये R, ये जो है आपका सही हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। अब थोड़ा सा आपके दिमाग में होगा कि इसके बारे में क्या डिटेल्स हैं, क्या पॉइंट्स हैं, अब वो भी क्लियर आपके हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सांख्यिकीय पैकेज सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे जो हैं एक सांख्यिकीय यानी स्टैटिस्टिकल पैकेज सॉफ्टवेयर हैं, याद रखना है आपको। और इसके साथ ही साथ ये सभी सॉफ्टवेयर जो हैं सांख्यिकीय डेटा के विश्लेषण के लिए जो है संख्यात्मक जानकारी एकत्र करने का काम करते हैं और उसको व्यवस्थित भी करते हैं, व्याख्या करने और प्रस्तुत करने हेतु प्रयोग होता है। इन सभी जो स्टैटिस्टिकल यानी कि सांख्यिकीय पैकेज वाले सॉफ्टवेयर है, इनका फुल फॉर्म भी मैं आपको अभी बता देता हूं। याद रखना है आपको, जो सबसे पहले आपका दिया गया SPSS, इसका जो फुल फॉर्म आपका होता है वो होता है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखना है आपको। इसके साथ ही साथ जो B आपका दिया गया है SAS, इसका जो फुल फॉर्म होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम, जो इसका फुल फॉर्म होता है। ये सभी एक प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, ये आपको याद रखना है, सांख्यिकीय पैकेज के सॉफ्टवेयर है। जो क्या काम करते हैं अभी मैंने आपको बताया, जो संख्यात्मक जानकारी है उनका विश्लेषण करते हैं, एकत्र करते हैं, व्यवस्थित करते हैं और उनको प्रस्तुत करने के लिए इन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो 2 का मैंने फुल फॉर्म बता दिया। उसके बाद तीसरा जो आपका दिया गया है यहाँ पर ANOVA, इसका जो फुल फॉर्म होता है एनालिसिस वेरिएंस, जो है इसका फुल फॉर्म आपका होता है। फिर उसके बाद से जो ये लास्ट में E यानी कि R इसमें जो लिखा गया है वो एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, यानी कि ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ये तो समझ में आ गया कि ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, काम क्या करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। जितने भी सांख्यिकीय आंकड़े होते हैं, डेटा होते हैं,
उनके विश्लेषण, उनकी जो है एकत्रण में, उनको व्यवस्थित करने में यानी रीअरेंज करने में और फिर से पुनः प्रस्तुत करने में इन सभी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा और आप सभी ने राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 282 और ये क्वेश्चन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से यहाँ पर लिया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत कम ही देखने को आपके एग्जाम मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपसे 2022 में जो आपका एग्जाम हुआ था अलग अलग शिफ्ट में, वहाँ पर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। मैचिंग वाला क्वेश्चन है। सूची 1 में आपका हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार मानव की योग्यताएं दी गई हैं और सूची 2 में उनके कौशल दिए गए हैं। देखिए हार्वर्ड गार्डनर जो है एक प्रकार के मनोवैज्ञानिक है, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। अगर आप सीटेट या सुपर टेट इस तरीके से जो स्टेट टेट होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं तो आप इनको बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा जानकारी इसके बारे में होगी। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या पूछा जा रहा है आपको यहाँ पर समझना है और उसके बाद से इसको मैचिंग करने का प्रयास करना है। तो सूची 1 में हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार मानव की योग्यता दी गई है और उसके कौशल के साथ इसका मिलान करना है। और नीचे दिए गए इन कूट में से यानी 4 विकल्प जो है अपना आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इसे मैच करिए ताकि खुद से भी सॉल्व करना जरूरी है। यहाँ पर मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा। ऑप्शन देखिए जो ए यहाँ पर दिया गया है, भाषा विज्ञान संबंधी जो बुद्धि होती है, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि ये जो है कि मनुष्य के अंदर जो अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है उनके बारे में इन्होंने जानकारी दी थी। और मतलब ऐसा इन्होंने नहीं कहा कि बुद्धि एक ही प्रकार की होती है जैसा कि लोग मानते हैं। बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है, संगीतमय, भाषाई बुद्धि, इस तरीके से करके इन्होंने बहुत सारी बुद्धियों के बारे में बताया है। तो सबसे पहले यहाँ पे भाषा विज्ञान संबंधी जो बुद्धि होती है वो किसके साथ आपका मैच हो जाएगा, तो वो आपका चौथे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। भाषा के विभिन्न कार्यों के प्रति संवेदनशीलता, जैसे कि भाषण देना, फ्लुएंट बोलना, ये सभी भाषाई बुद्धि के अंतर्गत। अगर जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से भाषा का इस्तेमाल करता है, अच्छे से कम्युनिकेशन करता है, अच्छे से लेक्चर देता है, अच्छे से भाषण देता है, तो समझिए कि उसके अंदर जो है भाषाई बुद्धि पाई जाती है। और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। फिर बी जो आपका दिया गया है, तर्क गणित संबंधी जो बुद्धि होती है, जिसको इंग्लिश में लॉजिकल मैथमेटिकल जो है इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। तो ये वाली जो बुद्धि है किसके अंदर पाई जाती है, मतलब किस प्रकार का कौशल होता है ऐसे व्यक्ति में, तो ये जो है आपका दूसरे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। लंबी तर्क श्रृंखलाओं को संभालने की योग्यता, यानी गणितीय जो काम करने वाले जो लोग होते हैं, जैसे बैंकिंग में जो है स्टैटिकल जो डेटा का बहुत सारा ऊपर नीचे करते हैं। फिर उसके साथ साथ जो साइंटिस्ट होते हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर इस प्रकार की बुद्धि देखने को आपको मिल जाएगी। उसके बाद से सी जो दिया गया वो किसके साथ मैच हो जाएगा, तो सी जो है आपका यहाँ पर पहले के साथ मैच हो जाएगा। जो संगीतमय बुद्धि होती है यानी म्यूजिशियन की बात की जा रही है, तो इसमें लय, ताल, तारत्व और रमन की सराहना करने, सराहना ये हो जाएगा आपका करने और उत्पन्न करने की जो योग्यता होती है वो जिनकी संगीतमय बुद्धि होती है उसके अंदर होती है, जिसमें सिंगर होते हैं। सिंगर में आप सभी जानते हैं अरिजीत सिंह, पुराने लता मंगेशकर और इस तरीके से बहुत सारे सिंगर हैं, उनके अंदर संगीतमय बुद्धि पाई जाती है। और डी जो है प्रकृतिवादी, ये किसके साथ मैच हो जाएगा, ये जो है आपका तीसरे के साथ पादप और जीवों को पहचानने की योग्यता अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो उसके अंदर प्रकृतिवादी बुद्धि जो है पाई जाती है। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार 8 या 9 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताइए। अभी तो इसमें 4 प्रकार की बुद्धि के बारे में दिया गया और आपसे मैचिंग करने के लिए बोल दिया गया है। तो सिंपली आपको ऐसे मैच कर लेना था और जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने सी आंसर दिया तो ये सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया आपसे एग्जाम में, तो क्वेश्चन आपसे थोड़ा नए तरीके से पूछा जा रहा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ डेप्थ के साथ अच्छे से तैयारी करिए ताकि क्वेश्चन जो है आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाएं, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएं उनको करेक्ट कर पाएं ताकि आपका स्कोर बेहतर रहे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 283 और ये क्वेश्चन आपका आईसीटी वाले यूनिट से यहाँ पर लिया गया है। अब देखिए कथन के फॉर्म में क्वेश्चन आपको दिया गया है और कथन किसके संदर्भ में ये आप देख लीजिए। वायरलेस एक्सेस पॉइंट, जिसको शॉर्ट में WAP के रूप में लिखा गया है, के संबंध में नीचे 2 कथन दिए गए हैं। दोनों कथन को आपको पढ़ना है अच्छे से और उसके बाद से इसको समझने के बाद आपको ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। तो अपना राइट आंसर सभी आप लोग जरूर दें। अब देखिए कथन पहले में क्या बोला जा रहा है कि WAP निर्धारित स्थानों पर तार युक्त नेटवर्क से जुड़े होते हैं, यानी कि वायरलेस एक्सेस पॉइंट के बारे में बोला जा रहा है। और कथन दूसरा बोला जा रहा है कि WAP 2 तार युक्त LN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के बीच डेटा प्राप्त और प्रेषित करता है। अब इसको आपको समझना है, उसके बाद से आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कथन पहला आपका सत्य है किंतु कथन दूसरा आपका
असत्य यहाँ पर हो जाएगा। कथन दूसरा क्या है आपका गलत हो जाएगा, कथन पहला आपका सही हो जाएगा। यानी कि WAP निर्धारित स्थानों पर तार युक्त नेटवर्क से जुड़े होते हैं। तो अब कथन पहले के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए कथन पहले में यही आपसे बोला गया था कि WAP यानी कि वायरलेस एक्सेस पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर ये जो शॉर्ट में हिंदी में लिखा गया, आप इंग्लिश में इसको देख लीजिए, WAP इस प्रकार से हो जाएगा, वायरलेस एक्सेस पॉइंट ये आपका हो जाएगा। यानी कि WAP का मतलब है कि वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, और यह तार युक्त नेटवर्क से एक निश्चित स्थान पर जुड़ा होता है जो कभी भी संपर्क के लिए संबंध उपलब्ध कराता है। इसलिए कथन दूसरा आपका यहाँ पर गलत है और कथन पहला आपका सही हो जाएगा, जबकि कथन दूसरे में लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में यहाँ पर बात की गई है वायरलेस एक्सेस पॉइंट के संदर्भ में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बताया होगा। अगर डी होगा तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कोई डाउट भी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और एग्जाम से रिलेटेड भी आपकी कोई क्वेरी है या यूनिट वाइज किसी यूनिट से आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 284, और ये क्वेश्चन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से यहाँ पर लिया गया है, और दो कथन दिए गए हैं। दोनों कथन को आपको पढ़ लेना, उसके बाद से उपयुक्त कथनों को समझने के बाद ऑप्शन ए, बी और सी और डी में से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो को पॉज करके राइट आंसर आप सभी जरूर दें। अब देखिए यहाँ पर कथन पहले में बोला जा रहा है कि मूल्य विकास के लिए स्कूल और अध्यापकों के सचेतन, सुनियोजित और सुविचारित प्रयास आवश्यक होते हैं। कथन दूसरे में बोला जा रहा है कि सतत विकास के लिए आवश्यक मूल्य स्कूली वातावरण में नहीं सिखाए जाते हैं। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बोला जा रहा है। तो अब इन दोनों कथन को आपको समझना है, जैसे कि मैंने बोला, और उसके बाद से यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए इसमें से राइट आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कथन पहला सत्य है किंतु कथन दूसरा गलत हो जाएगा। कथन पहला क्या है सही हो जाएगा, लेकिन कथन दूसरा आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखिए मूल्य विकास में वृद्धि और विकास हेतु स्कूल और शिक्षकों द्वारा सचेत और सुनियोजित और सुविचारित प्रयास आवश्यक होते हैं, जिसके वजह से जो है छात्रों के अंदर जो है मूल्यों का विकास किया जा सके। लेकिन जो बात यहाँ पर बोली जा रही है कि सतत विकास के लिए आवश्यक मूल्य स्कूली वातावरण में नहीं सिखाया जाता है, ऐसा नहीं है। स्कूली वातावरण में आपको अपने इन्वायरमेंट के बारे में क्या चीज़ें हैं, ये जो रिसोर्सेज है जिनसे इन्वायरमेंट दूषित होता है, चाहे आपका पेट्रोल है, कोयला है, और इसके साथ ही साथ जो है आपका डीजल है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। प्रॉपर जो है आपके सिलेबस में जो भी जिस क्लास का स्टैंडर्ड होता है उसके अनुसार उसमें मेंशन किया जाता है, और ये सारी चीज़ें बताई जाती है कि कैसे हमें अपने डेवलपमेंट को करना चाहिए जिससे पर्यावरण का ह्रास भी कम हो और हमारा विकास भी बना रहे। तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन कथन दूसरे में बोला जा रहा है कि नहीं बताई जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 285। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे यानी 5 क्वेश्चन वो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हैं, और ये क्वेश्चन आपका 2022 में जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ अलग अलग शिफ्ट में, डेट भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन 2022 से अलग अलग शिफ्टों से मैंने क्वेश्चन उठाकर यहाँ पर आपको कराने का प्रयास किया। तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन 2022 में आपका आया है, और इसे आपको सॉल्व करने का तरीका मैंने पहले भी आपको बता रखा है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, सिंपली सा एक आपको अपने माइंडसेट और तर्क का इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी पैराग्राफ से संबंधित, और आपको क्वेश्चन पढ़ना होता है और आपको देखना है कि पैराग्राफ में आपके क्वेश्चन से संबंधित कहाँ पर बात की जा रही है। देखिए 2 तरीके से, या तो डायरेक्ट बात की जा रही होगी जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया वही आपको लाइन या शब्द आपको पैराग्राफ में देखने को मिल जाएंगे, अन्यथा इनडायरेक्टली जो है इसी क्वेश्चन के संदर्भ में कुछ अलग शब्दों में बात की जा रही होगी। बस आपको अपने तर्क और दिमाग से उन चीज़ों को पढ़ के समझना है और आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि यदि वास्तविक और मानव अनुक्रिया के बीच संबंध प्रत्यक्ष होता है जो इसका परिणाम होगा तो क्या होगा। इन 4 विकल्पों में से आपको बताना है। अब या तो आप पूरा पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, या तो क्वेश्चन से संबंधित देखेंगे कहाँ पर बात की जा रही है पूरे पैराग्राफ में, उसको आप देख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो बात की जा रही है आप सिंपली यहाँ पर आप देख पाएंगे तो उदाहरण के तौर पे ये बात बोली जा रही है, जबकि यहाँ पर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा भावना और क्रिया में निर्धारण तत्व होते हैं। तो आप सफल क्रिया अपना राइट आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब इसी बात को उदाहरण के तौर पे इसी उदाहरण को जो है यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में पुट कर दिया गया है। देखिए उदाहरण के लिए यदि वास्तविकता और मानव अनुक्रिया के बीच संबंध अप्रत्यक्ष और अनुमानित होने के बजाय प्रत्यक्ष और तत्काल होता है तो अनिर्णय और विफलता का पता नहीं चलेगा।
चलेगा। और यदि हम में से प्रत्येक व्यक्ति संसार में इतनी संकीर्णता के साथ रह रहा है, जैसे कि बच्चा गर्भ में रहता है, जैसे कि गर्भ के अंदर बच्चा रह रहा है, उसको नहीं पता कि संसार में क्या चीजें हो रही हैं, और उसी प्रकार से हम यहाँ पर रह रहे हैं, तो ये आपका जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर बोला गया और उसी को एग्जाम्पल के तौर पर आपको क्लियर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आप बातों को समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो वैसे ही वैसे आपको सॉल्व करने का तरीका भी पता चल जाएगा और आपको थोड़ा सा भी अटपटा नहीं लगेगा क्या पूछा जा रहा है पैराग्राफ में, क्या आंसर देना, ये भाव आपके मन से एकदम खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद है कि राइट आंसर आप सभी ने ऑप्शन नंबर सी बताया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 286 और इस क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या जा रहा है कि मनुष्य के विचार किसके द्वारा निर्धारित होते हैं। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। क्या सामाजिक प्रवृत्तियों के द्वारा, उनके व्यवहार द्वारा, उनके वातावरण के द्वारा, या संसार के बारे में उनकी आंतरिक धारणा के बारे में। अब इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना है और यहां पर आपको इस पैराग्राफ में ही इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी 5 प्रश्नों का आंसर आपको पैराग्राफ में ही मिलता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। डायरेक्ट का मतलब कभी डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिया जाता है पैराग्राफ से और आपको आंसर वैसे ही मिल जाता है, और कभी उसको थोड़ा सा आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल के तरीके से पूछ लिया जाता है, मतलब डायरेक्ट वो शब्द आपको पैराग्राफ में नहीं मिलते हैं, लेकिन छोटी कक्षाओं में डायरेक्ट आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर भी कभी आपको देखने को मिल जाता है किसी पैराग्राफ में या किसी क्वेश्चन में, लेकिन इनडायरेक्टली ही आपसे जो है इसके आंसर के बारे में पैराग्राफ में बात की जाती है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के विचार किसके द्वारा निर्धारित होते हैं, तो संसार के बारे में उनकी आंतरिक जो धारणा है अंदर से, उससे ही उनके विचार निर्धारित होते हैं। जैसे आज के समय आप बताइए कि ज़्यादातर जो है छात्र या स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करते हैं, उसकी कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक धारणा चली आ रही है समाज के अंदर कि नहीं गवर्नमेंट जॉब जो है बेटर होता है और आपकी लाइफ पूरी सिक्योर हो जाएगी। इस तरीके से बहुत सारी बातें उसमें बताई जाती हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि गवर्नमेंट जॉब इतनी नहीं है जितने कि लोग जो है हर साल ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या अन्य डिग्रियों को प्राप्त करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ही लोगों को यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। तो बाकी भी छात्र के अंदर बहुत सारे स्किल सेट होते हैं, बहुत सारे प्रतिभा कौशल होते हैं, लेकिन वो उनको साइड में करके जो है वो एक ही ढर्रे पे, यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब वाले उस पर चले जाते हैं। जाना चाहिए सबको, लेकिन ऐसा नहीं कि अब वो उनके पास कुछ और बेहतरीन एक्सपर्टीज है, उससे भी बेहतर वो काम कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन वो उसको भी छोड़ के, किसके कारण, जो समाज की जो धारणाएं हैं उनके बस कारण जो है ये सारी कि गवर्नमेंट जॉब ही जो है उनको समाज में बेहतर सम्मान दिला पाएगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो डी आपका क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 287 और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गद्यांश का सार यह है कि मानव व्यवहार निर्देशित होता है। अब यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है कि गद्यांश का जो सार है, जो यहाँ पर पूरा मतलब किसके ऊपर ये बात की जा रही है, किसके ऊपर ये पूरा आपका पैराग्राफ या गद्यांश है, तो वो किसको निर्देशित करता है यहाँ पर, उसके संदर्भ में ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे सिंपली यही पूछा जा रहा है कि ये पूरा जो पैराग्राफ है इसमें जो कुछ भी बातें की गई हैं वो मानव व्यवहार को निर्देशित करती हैं। किस प्रकार से करती हैं? सुख के विकल्पों के द्वारा, भावात्मक अस्पष्टता के द्वारा, मिथ्या जगत में संकीर्णता को अपनाने के द्वारा और संसार की कठोर वास्तविकताओं के द्वारा। अब इन चारों विकल्पों में से आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गद्यांश का सार यह है कि मानव व्यवहार जो है निर्देशित होता है किसके द्वारा? मिथ्या जगत में संकीर्णता अपनाने के द्वारा जो है यहाँ पर मानव का व्यवहार पूरी तरीके से निर्देशित होता है। तो दुनिया में आपको पता है कि बहुत ही कम ऐसे अच्छे लोग आपको मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे और आपको जो है मोटिवेट करेंगे कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है अग्रसर रहिए। बाकी आप सफल हो जाएंगे तो भीड़ तो आपके पास वैसे भी आ जाएगी, लेकिन जब आप असफल रहते हो और सफलता के मार्ग में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं और जो भी कठिनाइयाँ आपके जीवन में आती है उस समय बहुत कम ही लोग आपके साथ में होते हैं। तो मिथ्या जगत है, जो चीज़ आपको लग रहा है कि वो सही है वो सब झूठ है एक प्रकार से, और संकीर्णता अपनाने के द्वारा जो है यहाँ पर मानव का व्यवहार पूरी तरीके से निर्देशित होता है। जब इस पूरे पैराग्राफ को आप पढ़ोगे तो एक समझ भी आपको आएगी कि आखिर ये क्या है, और यहाँ पर ये ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर भी निकल कर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 288 और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मानव क्रिया किसके द्वारा मार्गदर्शित होती है। यहाँ पर ही पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा, मैंने पढ़ रखा है, आप भी पढ़ोगे वीडियो को पॉज करके तो आपको भी आंसर तुरंत मिल जाएगा, यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ऑप्शन ए बोला जा रहा है कि सामूहिक क्रिया के द्वारा, बी बोला जा रहा है विकल्पों के समीक्षात्मक मूल्यांकन के द्वारा, सी है स्वार्थ के द्वारा और डी है सामाजिक कल्याण के विचार के द्वारा। अब यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है कि मानव क्रिया किसके द्वारा मार्गदर्शित होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्वार्थ के द्वारा जो है मानव क्रिया जो है यहाँ पर मार्गदर्शित होती है। आपको इस दुनिया में, इस समाज में, वर्तमान समय में भी मैं कह रहा हूँ कि बहुत कम ही ऐसे गिने चुने लोग होंगे जो बिना स्वार्थ के जो है किसी की मदद या किसी का सहयोग या और भी सारी चीज़ों को करते होंगे। उनका अपना निजी स्वार्थ किसी न किसी काम में रहता है, हर व्यक्ति का, ऐसा नहीं, बहुत कम ही रेयर मिलेंगे जो अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ न हो और उसके लिए जो है दूसरों की मदद या कार्य करें। बहुत गिने चुने लोग होंगे, आपने देखा भी होगा और अनुभव भी किया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 289 और ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, यानी कि 5 क्वेश्चन आपका इस पैराग्राफ से कंप्लीट हो रहा है। अब देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है कि जब मनुष्य सुखवादी उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है तब मुख्य मुद्दा क्या होता है। यानी कि कोई भी मनुष्य या मानव है जो सुखवादी उद्देश्य हैं, अब उसके लिए पैसा होगा, घर होगा, बंगला होगा, जो भी कुछ होगा, वैसे सुखवादी उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है तब मुख्य मुद्दा क्या होता है उसके सामने। पहला है अनेक प्राथमिकताएं होती हैं, बी है व्यक्ति का स्वयं अंतःकरण होता है, सी है स्वयं सुख चाहना और डी है सफल विकल्प। यहाँ पर तो इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सफल विकल्प जो है यहाँ पर उसका मुद्दा होता है कि किस सफल विकल्प को अपनाकर वो जो है जो सुख पाने वाले जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त कर सकता है। आपको पहले ही 2-4 लाइन में अगर आप पढ़ोगे पैराग्राफ में तो आपको आंसर यहाँ पर ये ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये सेशन आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि ये जो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, इसको भी आप अच्छे तरीके से किए। देखिए ये स्कोरिंग आपका मार्क्स होता है। यहाँ पर ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन होता है, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन के बदले आपको 10 नंबर मिलते हैं। इसी प्रकार से डीआई का जो आपका यूनिट होता है इसमें भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 मार्क्स मिलते हैं। आप सोचिए कि 20 नंबर यहाँ पर आपको, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो वहां से भी आपके क्लियर हो जाएंगे। बस पैराग्राफ आपको नए देखने को मिलेंगे लेकिन सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट तो वैसा ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपसे प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट पैराग्राफ ना पूछे, लेकिन सॉल्व जो करेंगे आप क्वेश्चन तो पैराग्राफ में कॉन्सेप्ट, तथ्य या अलग अलग सेगमेंट से ले लिया जाए वो अलग की बात है, लेकिन आंसर वैसे ही करना है जैसे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को करते हैं। और डीआई वाला भी यूनिट वैसे ही होता है आपका। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का भी 5 क्वेश्चन आपको मिलता है। 30-40 नंबर तो आपको प्रीवियस ईयर से यहाँ पर कवर होते हुए दिखते हैं, क्योंकि मैथ में आपका कॉन्सेप्ट नहीं बदलने वाला, नाम बदल जाएगा, अंक बदल दिए जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर जैसे ही देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करिए, उससे काफी ज्यादा आपको मदद मिलेगी। ज्यादा पीछे मत जाइएगा, जैसे कि मैंने डेटा आपको बता ही रखा है, 2020 से ऊपर के जो क्वेश्चन हुए हैं, पेपर हुए, वहां से सॉल्व आप करिएगा। तो उम्मीद है कि सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। सेशन कहीं से भी अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करके जो है हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, पॉजिटिव फीडबैक आप सभी का मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा मन में उत्साह सा उत्पन्न होता है कि जो हम कर रहे हैं उससे मत मिले, बहुत सारे लोगों को लाभ मिले तो अच्छी बात है। अगर कुछ लोगों को भी इससे फ़ायदा मिल रहा है तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन जो पल होते हैं और हम ऐसे ही कार्य को आगे करते रहते हैं जैसे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद हो सके। तो वीडियो को आप लाइक करके जो है यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं, शेयर करिए ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का जो बटन है उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। और एग्जाम रिलेटेड अपडेट ऑथेंटिक वे में हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। एडमिट कार्ड के संदर्भ में जैसे ही कोई ऑथेंटिक अपडेट आएगी, वैसे तो आपको यूट्यूब पर हर समय आपको इस तरीके से एडमिट कार्ड अब आ रहा है, जा रहा है, इस तरीके से बहुत सारी अपडेट्स आपको डेली वे में मिलती रहेंगी। कब आएगा, 10 दिन बाद आएगा, 4 दिन बाद आएगा, इस तरीके से। तो आपको फोकस करना है पूरी तरीके से अपने प्रिपरेशन पे, वो आएगा तो सबको पता चल जाएगा। ऐसे नहीं कि आप भी पढ़े लिखे हो, आप सीधे वेबसाइट पर जाओगे वहां पर भी चेक कर लोगे, लेकिन आपके अंदर कुछ जिज्ञासा होती है, हर छात्र के अंदर होती है, कब एडमिट कार्ड आ रहा है। मेन कॉन्सेंट्रेट आपको अपने पढ़ाई पे करना है, ठीक है, क्योंकि पेपर वहीं से आपका पास होगा। एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपकी तैयारी नहीं रहेगी तो आप क्या करोगे फिर? एडमिट कार्ड लेकर जाकर आप एग्जाम में
आप बैठोगे पेपर दोगे और कुछ समझ में नहीं आएगा, स्कोर कम आएगा और आपका जो रिजल्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं करना, आपको पढ़ाई पे पूरा फोकस करना है। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।